कक्षा 10 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं। अभी तक हम कार्बनिक यौगिकों के नामकरण कैसे किया जाता है इसके बारे में पढ़ चुके हैं और हमने देखा कि कैसे प्रकार्यात्मक समूह के जुड़ने के साथ उनके नाम में परिवर्तन हो जाता है। प्रत्येक रूप में उस प्रकार्यात्मक समूह का नाम हम जोड़ देते हैं तो नाम बदल जाते हैं प्रकार्यात्मक समूह के अनुसार। कौन सा समूह जुड़ रहा है इसी आधार पर हम उसका नामकरण करते हैं। यह बात हम पिछले लेक्चर में भी पढ़े हैं कि कैसे IUPAC नामकरण यौगिकों का करते हैं। आपने नहीं देखा तो फिर से उसको ध्यान से देखें हमारे पिछले लेक्चर नंबर 4.5 को, कि कैसे नामकरण हम कार्बनिक यौगिकों का करते हैं या IUPAC पद्धति में कैसे नाम लिखा जाता है। आज हम कार्बनिक यौगिकों के गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करेंगे कि कार्बनिक यौगिकों के गुणधर्म। तो कार्बनिक यौगिकों के गुणधर्म में जो पहला गुण है वह है दहन का गुण। दहन में क्या होता है, सभी जो कार्बन यौगिक हैं उनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि सभी ईंधन जो हैं वह कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि ऑक्सीजन में दहन के उपरांत ऊष्मा प्रकाश उत्पन्न करते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। जितने संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं वह तो नीली स्वच्छ लौ के साथ जलते हैं, लेकिन जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वह दहन करने पर अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला के साथ जलता है और बर्तन की पेंदी पे कालिख या कजली का निक्षेपण होता है। तो उसकी लौ के अनुसार ही हम पहचान सकते हैं कि वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। लेकिन अपूर्ण दहन होने की स्थिति में अगर पूर्ण रूप से उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, कोई संतृप्त हाइड्रोकार्बन भले ही वह स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं, लेकिन अगर उन्हें पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है जलने के लिए, वायु की मात्रा सीमित है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन से भी बर्तन की पेंदी पे कजली का जमाव या हो सकता है वह भी पीली ज्वाला के साथ जल सकता है। तो कभी कभी हम देखते हैं कि बर्तन के तले पर काले हुए दिखाई देते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि जो बर्नर है जिससे वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो हमारे गैस सिलेंडर में भरा हुआ है वो जो निकलता है, तो बर्नर के जो वायु छिद्र होते हैं उसमें महीने छिद्र दिखाई देते हैं, वो कहीं न कहीं अवरुद्ध हैं और अपूर्ण दहन हो रहा है, इसलिए वह पीली ज्वाला के साथ जल रहा है। तो उस पर ध्यान देंगे क्योंकि इसकी वजह से आप काफ़ी ईंधन की क्षति होती है और वह उतनी ऊष्मा उत्पन्न नहीं करता है। कुछ पेट्रोलियम ईंधनों में सल्फर और नाइट्रोजन भी उपस्थित होता है और यह सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड बनाते हैं और पर्यावरण में प्रदूषक के रूप में उत्पन्न होते हैं। तो यह भी एक स्थिति है दहन होने पे कि वह दहन के उपरांत नाइट्रोजन और सल्फर के जो उपस्थिति है वह नाइट्रोजन उसको नाइट्रोजन के ऑक्साइड सल्फर के ऑक्साइड बनाता है और वायु प्रदूषक के रूप में पर्यावरण में फैल जाता है। यह पहला गुण हो गया। दूसरा गुण है ऑक्सीकरण का गुण। ऑक्सीकरण क्या होता है, पहले इसके बारे में बात कर लें। किसी भी तत्व तथा यौगिक के साथ ऑक्सीजन के जुड़ने की जो प्रक्रिया है वह ऑक्सीकरण कहलाती है और वह पदार्थ जो कि ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं, जिनसे ऑक्सीजन लेता है कोई यौगिक या तत्व या पदार्थ, वह पदार्थ ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट, यह ऐसे पदार्थ हैं जो कि ऑक्सीजन किसी भी दूसरे पदार्थ को देते हैं, इसलिए इन्हें ऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में जाना जाता है। यह एल्कोहल को अम्लों में ऑक्सीकृत कर देते हैं। किस तरह करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया देखें। CH3CH2OH यह एल्कोहल है और इसको दोनों में से कोई भी उत्प्रेरक के रूप में जब हम रखते हैं, चाहे क्षारीय KMnO4 हो या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट K2CrO7 हो,
जब इसको हम गर्म करते हैं तो CH3COOH जो कि एक अम्ल है उसका निर्माण होता है, एसिटिक अम्ल का। तो दो गुण हमने देख लिए, एक दहन का गुण, दूसरा ऑक्सीकरण का गुण। तीसरा है संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ाते हैं या अथवा घटाते हैं। कोई भी ऐसा पदार्थ जो किसी हो रही रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा देता है या घटा देता है, लेकिन स्वयं उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ऐसे पदार्थों को हम उत्प्रेरक, कैटेलिस्ट के नाम से जानते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पोटेशियम, जब भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पोटेशियम अथवा निकिल के जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ मिलाया जाता है, हाइड्रोजन के साथ इनकी अभिक्रिया होती है, तो यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उन हाइड्रोजन के परमाणुओं को जोड़ करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे? इसका उदाहरण देखें कि यहाँ पे R एक फंक्शनल ग्रुप है, कोई भी परमाणु यहाँ पे जुड़ा हो सकता है, लेकिन हम मेन फोकस जो हमारा है वह यह है कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, या जब निकली उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन का परमाणु पाता है तो इस कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है वह टूट जाता है और दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाता है और यह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाता है। तो दैनिक जीवन में कहाँ इसका उपयोग देखते हैं इस तरह की संकलन अभिक्रिया का? वनस्पति तेलों में, वनस्पति तेल सामान्य रूप से रिफाइंड ऑयल, वनस्पति तेलों में असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। वनस्पति तेल बच्चों उसे कहते हैं जो कि तेल हम सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं, उन्हें हम जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में जानते हैं। वो चाहे डीजल पेट्रोल हो या आपका घरेलू उपयोग का जो भी द्रव अवस्था में है वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक रूप होता है। तो वनस्पति तेल भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएँ होती हैं। जब हम इनका हाइड्रोजनीकरण करते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु किसी भी निकिल या पोटेशियम की उपस्थिति में जब इनका हम हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाते हैं और जो जंतु वसाएं हैं वह मुख्य रूप से घी या आप जिसको डालडा कहते हैं, ये सारी चीज़ें वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं और इसलिए यह रूम टेम्परेचर पे ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। जो भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वह कमरे के तापमान पे लगभग ठोस अवस्था में रहते हैं, अत्यधिक ताप पर ही पिघलते हैं, या ज़्यादा ताप होता है तो ज़्यादा गर्मी होती है तो बाकी संतृप्त हाइड्रोकार्बन ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो जो जितनी जंतु वसाएँ होती हैं वह संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएँ होती हैं और संतृप्त वसाएँ मतलब जंतु वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, जबकि वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक होता है। एक कॉमन कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ, आप समझे रहेंगे कि जंतुओं से प्राप्त होने वाली ज़्यादातर वसाएं संतृप्त वसाएं होती हैं और वनस्पतियों से प्राप्त होने वाली ज़्यादातर वसाएं असंतृप्त वसाएं होती हैं। यह कॉमन फैक्ट रूल नहीं है, एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, लगभग इस तरह होता है। अगला जो गुण है प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ क्या होती हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बहुत अनअभिकृत होते हैं। अनअभिकृत होने का मतलब अभिक्रियाएँ कम करते हैं क्योंकि वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उनकी सारी बैलेंसीज वह संतृप्त हैं। परंतु जब तीव्र सूर्य का प्रकाश होता है तो तीव्र सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन जो है वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन से भी हाइड्रोजन के परमाणुओं को विस्थापित करके उनका प्रतिस्थापन करती है और उनके स्थान पर स्वयं उनके साथ जुड़ जाती है। तो चूंकि वह यह अभिक्रिया हाइड्रोजन के परमाणु का इसमें प्रतिस्थापन हो रहा है, इसलिए इन अभिक्रियाओं को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देख लें, CH4 मीथेन, Cl2 क्लोरीन का परमाणु है। तीव्र सूर्य का प्रकाश जब मिल होता है तो यह CH4 इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाता है और क्लोरीन इससे जुड़ जाता है, बन जाता है CH3Cl और बनता है
HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस तरह होने वाली अभिक्रियाओं को हम, जो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ होती हैं, उन्हें हम प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो 4 तरह के गुण हमने देखे, 4 तरह के कार्बनिक यौगिकों के गुण। पहला दहन, दूसरा ऑक्सीकरण, तीसरा संकलन अभिक्रिया और चौथा प्रतिस्थापन। इनमें इन चारों में से कोई भी जो गुणधर्म है वो आपको अगर नहीं समझ में आया है तो आप फिर से उसको हमसे पूछ सकते हैं। हम हमेशा उपलब्ध हैं, फ़ोन करके, मैसेज करके। बाकी मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक घर पे रहें, पढ़ते रहें। शुभकामनाएं।